हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं क्रोम के डेव टूल के बारे में एंड रिएक्ट जेएस के डेव टूल के बारे में। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि मैं हर बार अपनी वीडियो में बात करता हूँ कि ये वाले दो टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज ये वीडियो बनने वाले गाइज। और डेव टूल जो है कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एज अ डेवलपर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। चीज़ों को डिबग करना और अपने कंपोनेंट्स को समझना, और अगर उनमें जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का उसको चेक करना है आपको, तो गाइस ये दोनों ही टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में ऑलरेडी 6 वीडियो आ चुके हैं गाइस। अगर आपके टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स हैं मैंने इसमें कवर किए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो में और समझते हैं कि कैसे डेव टूल काम करते हैं, ठीक है, रिएक्ट के और क्रोम के, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो मैं पहले से बना रहा था इसी को मैंने जो है कि रन कर दिया है। अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि पुराने वाले हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी रन हुए हैं जो लास्ट वीडियो में हमने बनाए थे। अब गाइज अगर किसी भी ब्राउज़र में आप हो, आपको इंस्पेक्ट करके एक ऑप्शन आता है। अगर राइट क्लिक करोगे इंस्पेक्ट ऑप्शन आता है जहाँ पे आप एक्सेस करते हो अपने क्रोम टूल को, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको एक्सेस करते हैं गाइस तो आप नोटिस करते हो कि हमारे पास जो हमारा डोम स्ट्रक्चर है वो विजिबल हो जाता है ना। जब भी आप राइट क्लिक इंस्पेक्ट करते हो तो आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है। और मैं हर वीडियो में गाइस ये दिखाता भी हूँ कि कैसे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर अगर आप रिएक्ट जेएस का यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रिएक्ट का डेव टूल भी इंस्टॉल करना होता है। तो गाइज अगर आपको अपने ब्राउज़र में कोई भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली उसको सर्च करना होता है, ठीक है, रिएक्ट डेव टूल। तो आप अगर डेव टूल एक्सटेंशन को सर्च करेंगे, ओके, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाता है। तो आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। आपके केस में आएगा ऐड टू क्रोम, तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद तो गाइस आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप ओके सॉरी आप यहाँ पर नोटिस करोगे कंपोनेंट्स करके मुझे देखने को मिलता है जब मैं इस टूल को इंस्टॉल कर देता हूँ रिएक्ट जेएस वाले को। और गाइज एक और चीज़, अगर आपको ये देखने को नहीं मिलता है तो आप अपने ब्राउज़र को रीलोड कर सकते हैं, उसके बाद देखने को मिलेगा। और जब वो एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस में बनी होगी तब ही देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी अपनी एप्लीकेशन इस पे रन कर रहे हैं ब्राउज़र पे वो रिएक्ट जेएस वाली हो तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गाइस बात कर लेते हैं हम नॉर्मल क्रोम डेव टूल के बारे में, फिर हम आएंगे कि कैसे रिएक्ट का डेव टूल काम करता है। तो गाइस मैंने बताया था आप यहाँ पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट करोगे तो आप अपने डोम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स करके यहाँ पे एक टैब होती है डेव टूल के अंदर, ठीक है। ये डेव टूल यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं गाइस बेसिकली दी डोम स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे ट्राइवर्स कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे जो डोम के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में देख सकते हैं। कैसे कि आप जैसे मैं ये वेलकम टू रिएक्ट जेएस इन हिंदी में जाता हूँ तो राइट साइड में आप क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पर कि आपको देखने को मिलता है कि उसके बारे में कि क्या क्या सी एस एस उस पर अप्लाई हुई है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ सी एस एस ऑलरेडी अप्लाई हुए हैं या फिर वो ओवरराइड हो गई हैं, इसके बारे में। और बॉक्स मॉडल के बारे में गाइस जानने को मिलता है। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं गाइस, आप अगर एक्स्ट्रा सी एस एस लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ इसमें मैं 30 करना चाहता हूँ, तो मैं गाइस यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ गाइस इसका, ठीक है। तो ये ऑन दी फ्लाई आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं इस टूल के का यूज़ करके गाइस, ठीक है। और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप राइट साइड में अगर यहाँ पे नोटिस करोगे हमारे पास होवर होव करके है बेसिकली यहाँ पर। और भी जितनी आपके सूडो सूडो सेलेक्टर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे अगर होवर करोगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी है जैसे हमने लिखा नहीं है, बट आप डायनेमिकली यहाँ पर अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको होवर में जो भी चेंजेस हो रहे होंगे H1 के ऊपर वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्टिव फोकस, तो ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। प्लस अगर आपको कोई क्लास आपको ऐड करनी है उसमें, जैसे अभी आप नोटिस करोगे यहाँ पर कोई क्लास नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेस्ट क्लास, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लास ऐड हो गई है गाइस, ठीक है।
देख रहे हो आप लोग। तो लेट्स से आपने ऑलरेडी सी एस एस के अंदर एक क्लास रखी हुई है जिसका नाम टेस्ट क्लास है और उसमें कुछ सी एस एस की प्रॉपर्टीज है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं उस एलिमेंट को, है ना। फिर यहाँ पर आप प्लस का आइकन देख रहे होंगे इस वो टेस्ट क्लास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब मतलब ऐड कर दिया आपने अपने उसमें, और यहीं पर मैं इसमें कुछ ना कुछ सी एस एस देने की कोशिश करूँगा, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ऑन दी फ्लाई चेंज करके देख सकते हैं, और इन सी एस एस को आप कॉपी करके अपनी सी एस एस में भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टाइल्स के अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ गाइस, आप यहाँ पे नोटिस करोगे जैसे ये फ़ॉन्ट यहाँ पे ओवरराइड हो गया है इसके थ्रू, जो मैं पहले भी बता रहा था आपको, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है गाइस, और आप इसमें स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं कि अगर H1 के ऊपर पहले से कोई सी एस एस लिखी है, वो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और जगह है गाइस जहाँ पर आप ये सब चीज़ें नोटिस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के बारे में। अगर मैं लेट्स से इस H1 की ही बात करता हूँ और यहाँ पे समथिंग कॉल्ड कंप्यूटेड, तो अब अगर कंप्यूटेड ब्लॉक में जाते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको बॉक्स मॉडल देखने को मिल जाता है। बॉक्स मॉडल यहाँ पे भी दिखता है, बट ये बिल्कुल एंड में होता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली नोटिस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर क्या क्या मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर सब अप्लाई हुआ है, और बेसिकली कितना स्पेस ये कंटेंट स्पेस ये ले रहा है आपके पेज के ऊपर, है ना। आप जैसे जैसे होवर करेंगे आपको पता लगेगा मार्जिन यहाँ पर ऊपर नीचे का दिया हुआ है, राइट साइड में नहीं है, बॉर्डर नहीं है, तो इट विल नॉट हाईलाइट। सो बेसिकली इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपके एलिमेंट की जो एरिया है, आपका कंटेंट एरिया है आपके पेज के अंदर, वो कितना है, कितनी मार्जिन पैडिंग दी हुई है। उसके साथ में गाइस बहुत ही ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करने को देखते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होती है। कई बार क्या होता है कि आपने कोई फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है, तो उसमें से भी कुछ सी एस एस आ रही है, आपने सी एस एस लिखी है, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाइज कैसे हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर क्या चीज़ अप्लाई हुआ है कैसे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने H1 यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है लेफ्ट साइड में, है ना, तो राइट साइड में उसके ऊपर जितनी भी सी एस एस या स्टाइल्स अप्लाई हुए हैं आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाते हैं देखने के लिए गाइज, ठीक है। और एक सबसे अच्छी चीज़ गाइज, लेट्स से मैं ये 30 पिक्सल कहाँ से आ रहा है मेरे पास, कौन सी क्लास से आ रहा है, अगर मुझे ये जानना है, इस एरो पर बस क्लिक करना होता है गाइज, इट विल टेक यू टू दैट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे इसने मुझे लेके आ गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मार्जिन 20 आ रहा है, जो ये कहाँ से आ रहा है, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र की CSS होती है वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से गाइस चीज़ों को समझ सकते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ यहाँ स्टाइल्स में आ जाए, तो आप बेसिकली कंप्यूटेड में जाकर अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा हो गया आपके कंप्यूटर के बारे में, लेआउट इवेंट लिसनर सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बट मोस्टली जो आप यूज़ करते हो एलिमेंट्स के अंदर स्टाइल्स एंड कंप्यूटेड, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है कंसोल। तो इस कंसोल लोग आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है जब आप किसी भी कोड के अंदर कंसोल लोग आपने देखा होगा आप करते हैं, या फिर कंसोल टेबल कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है गाइस आपको, ठीक है। ओके, रिटर्न A+B, ठीक है। आप इस तरीके से गाइस यहाँ पर अगर कोई प्री डिफाइन फंक्शन आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और वो आपकी वैल्यू को प्रिंट करा देता है। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंट किया उसके बारे में आप जानना चाहते हो, आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर हो क्या रहा है गाइस, ठीक है। ये सब आपको करना होता है आपके कोड के अंदर। अगर आप अपने कोड के अंदर कहीं पे भी जाकर, ठीक है, यहाँ पर कंसोल लॉग लिख दोगे तो वो बेसिकली ब्राउज़र उसको पिकअप कर लेता है ना। दिस इज़, ठीक है। आप, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिस इज़ ऐप कंपोनेंट कहीं पर आया होगा, ये देखिए, है ना, दिस इज़ ऐप कंपोनेंट। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने कोड को देख सकते हैं कि ब्राउज़र के अंदर जब वो रेंडर हो रहा है या रन हो रहा है, अगर आप कोई वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो आप डायरेक्टली इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं कंसोल लॉग के अंदर, है ना। और आपको अगर लेट्स से jQuery जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है और कुछ चेंजेस करके देखने हैं अपने डोम के अंदर, तो आप वो यहाँ पर रन करके भी कर सकते हैं गाइज, ठीक है। अब गाइज मैं रिएक्ट डेव टूल के बारे में आऊँगा बाद में, पहले मैं क्रोम के सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ जो आपको रेगुलर बेसिस में यूज़ में आती है। अब गाइज नेक्स्ट चीज़ होती है सोर्स, ठीक है। तो आप जब भी इसको ओपन करते हैं मोस्टली इस जगह पे आप लैंड करते हो जहाँ पर आप
देख रहे होते हैं पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ से क्या क्या आ रहा है। तो आप नोटिस करोगे जैसे कि इंडेक्स की जो हमारी फ़ाइल है जो बेसिकली लोड होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इस पर्टिकुलर पेज के अंदर हम लोगों को यूज़ में आ रही है गाइस, जैसे ठीक है यहाँ पे रिएक्ट डेवलपर टूल यूज़ में आ रहा है, तो वो सब यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है गाइस, ठीक है। ये हमारा फोल्डर है जहाँ पे हम लोग अपना कोड कर रहे थे, ठीक है। ये सब चीज़ें यूज़ में आ रही है इस पर्टिकुलर पेज के अंदर, ठीक है। लोकल होस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो बंडल जेएस है जो कि रिएक्ट बंडल करके ही एग्जीक्यूट करता है। तो गाइस ये सब देखने को मिल जाता है पेज के अंदर। फाइल सिस्टम में आपको, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कोई फ़ोल्डर या फाइल अपनी ऐड करनी होती है आप फाइल सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। फिर गाइस आ जाता है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। ओवरराइड्स ये सब आपके मोस्टली यूज़ में नहीं आते हैं गाइस, ठीक है, ठीक है। बट ये एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर स्निपेट्स आपके यूज़ में आ सकते हैं। अगर आपको कोई कोड डायरेक्टली ब्राउज़र में लिखना है, लेट्स से आप डायरेक्टली कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप अपना कोई छोटा मोटा कोड लिख के देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्निपेट्स को क्रिएट कर सकते हैं गाइस। ये ऐसे ही काम करता है। लेट्स से मैंने ऑलरेडी कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट्स लाइक ब्राउज़र के अंदर आपको एक एडिटर दे दिया है, उस तरीके से गाइस आप यहाँ पर अपना कोड लिखें और यहाँ पर इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस प्ले बटन पे क्लिक करके। तो बेसिकली यहाँ पर देखो टेस्ट जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ था स्निपेट, ठीक है। टेस्ट स्निपेट अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस तो ये क्या करता है, इसको यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट कर देता है ना। तो आप इस तरीके से गाइस स्निपेट्स का यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो रिएक्ट में ही चल रहा हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ये स्निपेट्स तो ब्राउज़र लेवल पे है तो आप कभी भी इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कवर करी आपकी यहाँ पर, ठीक है। और मोस्टली इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मोस्टली यूज़ में नहीं आती। ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमेशा यूज़ में आती है वो मैं आज आपकी कवर कर दूंगा। अब गाइस नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी आप एपीआई कॉल कर रहे हो तो गाइस कहीं पर भी तो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है एपीआई कॉल। अब गाइस एपीआई कॉल के अलावा भी अगर आपको चीज़ें देखना है कि क्या क्या हमारे चीज़ें लोड हो रही हैं सर्वर से या फिर जहाँ पर भी आपकी एप्लीकेशन होस्टेड है, तो आप गाइस ऑल को यहाँ पर सेलेक्ट करके रखते हैं। तो ऑल को सेलेक्ट करोगे तो जितनी भी चीज़ें इस पर्टिकुलर पेज के अंदर यूज़ हो रही है तो आपको सारी की सारी दिखने को मिल जाती है। जैसे बंडल जेएस लोड हो रही है और कहाँ से लोड हो रही है, जैसे ये हुक वाली चीज़ यहाँ से क्रोम एक्सटेंशन से हो रही है, ठीक है। और लोकोलोज से जैसे मैनिफेस्ट जेसॉन, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है आपकी CSS इमेजेस, ठीक है, वो सब चीज़ें भी लोड हो रही हो तो वो सारी की सारी आप यहाँ पे देखने को मिल जाती है ऑल के अंदर। और गाइस अगर आपको एपीआई कॉल करे तो आपको मिलती है फैच XHR के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ें देखने को मिल जाती है। फिर जेएस के अंदर जेएस और सीएसएस के अंदर सीएसएस। इस तरीके से अगर आपको फ़िल्टर करके अपनी चीज़ें देखनी है कि सर्वर से आ भी रही है कि नहीं आ रही है या फिर आपको देखना है वो कितना टाइम ले रही है, जैसे मैं ये यहाँ पे चेक करूँ बंडल जेएस हमारा कितना समय ले रही है, आप यहाँ पे जाकर नोटिस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे इसका साइज़ क्या है, कितना टाइम लिया इसने सर्वर से आने में, है ना, क्या स्टेटस है उसका। तो कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि, और ये बेसिकली एनालिटिक्स है कि आपको कई बार यूज़ में आ जाता है कि लेट्स से आपकी कोई इमेज बहुत ज़्यादा समय ले रही है लोड होने में तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। या फिर कोई जेएस फाइल बहुत ज़्यादा लोड होने में समय ले रही है, हो सकता है कोई जेएस फाइल लोड होने में बहुत ज़्यादा समय लेती है तो आप उसको बेसिकली यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के थ्रू। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पर तो गाइज यहाँ पे नेटवर्क वाला सेक्शन होता है मोस्टली कवर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा जो कई बार यूज़ में आ जाती है, जैसे यहाँ पे आप नोटिस करोगे अगर आपको अपनी एप्लीकेशन फास्ट 3G और स्लो 3G में टेस्ट करनी हो तो गाइज आप यहाँ पे क्विक सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे स्लो 3G कर सकता हूँ मैं या फिर फास्ट 3G कर सकता हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से नेटवर्क लेयर में इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो फिल्टर भी कर सकते हैं आप अगर जैसे बंडल जेएस तो या फिर कोई बहुत सारा अगर डेटा लोड हो रहा है तो आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। आप ये रिकॉर्डिंग होती है हमेशा, आप इसको स्टॉप कर देंगे तो बेसिकली अब अगर पेज रीलोड करोगे तो वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। देखो वो नहीं हो रहा है तो आप जैसे ही रिकॉर्ड करोगे तो इट विल क्लीन अप एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ये दीज आर वेरी वेरी बेसिक्स जो आप लोग को जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क में मैंने देखा बताया कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप मोस्टली यही सब यूज़ करते हो
और जनरली अगर आपको इस तरीके का कुछ नहीं चाहिए तो आप नो थ्रॉटलिंग को चूज़ कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ अवेलेबल होगी नेटवर्क पे उसी को यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ गाइस परफॉर्मेंस आ जाती है यहाँ पर। यहाँ पर एक बटन देख रहे होंगे कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। बेसिकली अगर आप क्लिक करते हैं ये अपने पेज को इंटरनली लोड करके देखता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर कितना टाइम ले रहा है। ये गाइस ज़रूरी होता है जब आप प्रोडक्शन में अपनी एप्लीकेशन को लेके जा रहे होते हैं तो आप चेक करते हो कि कोई ऐसी फ़ाइल तो नहीं है जो हमें ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेगी, या फिर किसी एक या दो फाइल की वजह से हमारी एप्लीकेशन लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। तो आप प्रोफाइलिंग कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की, जो कि आपको कुछ स्टैट्स प्रोवाइड कराता है, कुछ विजुअलाइजेशन बेसिकली ग्राफ्स प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इसको अगर स्टॉप करता हूँ तो थोड़ा डेटा आपको देखने को मिल जाता है कि कितना टाइम अभी तक लिया और सीपीयू जीपीयूज़ कितना कितना यूज़ हो रहा है। तो आप बेसिकली और कितने समय में क्या क्या यूज़ हो रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे इस समय में ये लोड हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आप रन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलते हैं एज ए ग्राफ, ठीक है। ऊपर भी कुछ ग्राफ्स दिखते हैं, यहाँ पर भी जैसे ऑलरेडी प्लॉट होने शुरू हो गए गाइस जीपीयू के अंदर। तो ये आपको आपको इंसाइट्स दे देता है आपकी एप्लीकेशन के बारे में कि अगर आपको परफॉर्मेंस जाननी है अपनी एप्लीकेशन की तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ क्लीन अप। फिर आ जातेगा इस मेमोरी के अंदर, ये हम मोस्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर यूज़ में आएगा तो मैं गाइस फिर किसी वीडियो में बता दूंगा। अब एप्लीकेशन के बारे में आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं अदर देन लोकल होस्ट एंड सेशन स्टोरेज, ठीक है। सॉरी, तो अदर देन लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज आपको मोस्टली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज के बारे में, जो कि ब्राउज़र लेवल पर हम डेटा स्टोर करते हैं। अब इन सब के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे लोकल स्टोरेज को अगर देखना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेशन स्टोरेज को देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है डेव टूल का, और अगर हम अपनी एप्लीकेशन लेवल पे कुछ यहाँ पे डेटा स्टोर करा सकते हैं, और नहीं तो मैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप ये भी कर सकते हैं। और इंडेक्स डीबी जो कि ब्राउज़र लेवल पर ही होता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ डेटा आपको स्टोर करना है। इसी तरीके से वेब एसक्यूएल है, कुकीज़ हैं, ठीक है। ये सब ब्राउज़र लेवल पे कुछ डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से काफ़ी सारी और सर्विसेज हैं जो कि ब्राउज़र लेवल पे आप यूज़ कर सकते हैं ना। सब आप जनरली यूज़ नहीं कर रहे होंगे, अगर कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन है। बड़ी एप्लीकेशन में बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट अगर आपको लगता है कि कुछ डेटा इंडेक्स्ड डीबी इनमें रखना है आपको, ठीक है। अगर आप फेसबुक ओपन करोगे डेफिनेटली, ठीक है, वो लोग इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को इतने सारे लोगों का डेटा स्टोर करना होता है। और बेसिकली वो लोग ये भी चीज़ देख रहे होते हैं कौन क्या लाइक कर रहा है, और उनको उसके बेस्ड ऑन दैट एड्स वगैरह दिखाने भी होते हैं। तो वो ब्राउज़र लेवल पे ही डेटा को स्टोर करते हैं, और उसी डेटा को फेच करके यूज़ करके आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, या फिर आपके लॉगिन से रिलेटेड बहुत सारे डेटा स्टोर करके रखते हैं गाइस, है ना। फिर कहीं यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिलता है, जो आपको पता लग जाएगा कि आपके ब्राउज़र में इस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर आपने कितना डेटा स्टोर करके रखा है। आप इसको हमेशा जाकर क्लीन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप एप्लीकेशन हो रही है स्लो, ठीक है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि क्या क्या स्टोरेज के ऑप्शंस आपको अनेबल करने हैं या डिसेबल करने हैं, ठीक है। सर्विस वर्कर्स है गाइस, तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग फेसबुक को यूज़ नहीं कर, मतलब बेसिकली जब हमारे पास इंटरनेट नहीं होता फिर भी हम कुछ टाइम के लिए फेसबुक यूज़ कर पाते हैं। जो हमने पहले से यूज़ कर लिया था डेटा, वो डेटा हमेशा रह जाता है। तो वो सर्विस वर्कर्स में गाइस वो लोग रखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस वर्कर्स में क्या क्या सर्विसेज अनेबल्ड होंगी, रजिस्टर्ड होंगी। तो उस समय पे जो भी लोग यूज़ कर रहे होंगे तो उसका डेटा यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। मैनिफेस्ट में गाइस बेसिकली अगर आपकी एप्लीकेशन आपने प्रोडक्शन में डाल दिए तो किस डिवाइस में आपको क्या फेव आइकन दिखेगा वो है। और बेसिकली मोबाइल के केस में अगर आप उसको एज अ मोबाइल हेडलेस ब्राउज़र के थ्रू सेव करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि हर एक मोबाइल में आपको आइकन प्रोवाइड कराने होते हैं। अगर आप जैसे लेट से PWA की बात करूँ मैं, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन हर एक डिवाइस में चल रही होगी, और आप उसको एज ए
नॉर्मल एप्लीकेशन जैसे एंड्रॉयड और आईओएस की यूज़ करते हैं इस तरीके से कर रहे होंगे। तो बेसिकली आपने देखा होगा एक आइकन चाहिए होता है हर एक डिवाइस के अंदर, जब आप उस पर क्लिक करते हैं वो एज ए एप्लीकेशन आपको दिखने लगता है। तो मैनिफेस्ट जेएस में आप उन सब चीज़ों का डेटा स्टोर करते हैं कि इस डिवाइस के अंदर आप ये वाली आइकन यूज़ कर रहे होंगे, इसके अंदर ये, क्योंकि साइज़ अलग हो सकता है हर एक डिवाइस के अंदर। तो इस तरीके से गाइज आप मैनिफेस्ट के अंदर सारी चीज़ें अटैच करते हैं, वही यहाँ पर दिखता है गाइज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस आपको हेल्प करता है, आपके पेज की एनालिटिक्स के बारे में बताता है। ठीक है, कि आपका एसईओ कैसा चल रहा है, आपने क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करी, एक्सेसिबिलिटी के बारे में, ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में। तो एक पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट करके देता है। आप इसको मोबाइल और डेस्कटॉप किसी एक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप के लिए इसको एनालाइज करने की शुरू करता हूँ, तो ये बेसिकली आपके पेज को रीलोड करके पूरा एनालाइज करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होंगी, इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है कि नहीं करना है, उनके फॉर्मेट सही है कि नहीं। बेसिकली जब भी आप अपनी एप्लीकेशन एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं, एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे सब कुछ 100% आ रहा है, बिकॉज कुछ ज़्यादा है नहीं, पीडब्ल्यू है अभी भी ये पीडब्ल्यू के स्टैंडर्ड पे नहीं सेट है। ठीक है, इसलिए ये अभी भी इसमें कोई एनालिटिक्स आया नहीं है और हमने बनाया भी नहीं है। ठीक है, तो नीचे देखोगे आप पूरी रिपोर्ट गाइस जनरेट हो गई है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप कोई वेबसाइट को लॉन्च कर रहे होते हैं और वो आपको एसईओ फ्रेंडली बनानी है या फिर एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड उसमें चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो आपको पता कैसे लगेगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आप इसको रन कर सकते हैं इस लाइट हाउस को, और यहाँ से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं अपनी समरी को, है ना, जैसे आपको अपनी टीम के अंदर शेयर करना होगा अगर, है ना। तो लाइट हाउस, और फिर हमारे पास जैसे सिक्योरिटी का यूज़ इतना होता नहीं है, रिकॉर्डर। ठीक है, ये वाला परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट न्यू रिकॉर्डिंग एंड स्टार्ट न्यू रिकॉर्डिंग, इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप करके आप चेक कर सकते हैं कि डीप्ले, तो बेसिकली हमने कोई चेंजेस किए नहीं, अदरवाइज़ आप अपने चेंजेस करके चीज़ों को देख सकते हैं कहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से परफॉर्मेंस के अंदर जो मैं बोल रहा था ना, इस तरीके से ग्राफ दिखता है आपको, ये देखिए कब क्या लोड हुआ किस समय पे, है ना। और किस चीज़ ने कितना टाइम लिया गाइस, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। नेटवर्क लेयर पे कितना टाइम लगा, फ्रेम्स में कितना टाइम लगा, है ना। तो ये चीज़ होगी रिकॉर्डर के बारे में। अब गाइस बात कर लेते हैं हम लोग। हमने बात कर लिया, मोस्टली सब चीज़ों के बारे में बात हो ही गई है यहाँ पे। तो गाइस अब हम बात करते हैं रिएक्ट जेएस के डेव टूल के बारे में। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स करके आपको देखने को मिलेगा जब आप रिएक्ट का डेव टूल इंस्टॉल कर लोगे। अब गाइस इसकी खास बात क्या है यहाँ पर, ये आपको एलिमेंट्स के तरह ही चीज़ों को दिखाता है, बट होता क्या है कि ये कंपोनेंट लेवल पे दिखाता है, लेट्स से, क्योंकि रिएक्ट में सब कुछ कंपोनेंट होता है और आपको पता है कि आप बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बन जाते हैं। उनकी वजह से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा डेटा कहाँ पे फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें सब फ्लो है, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास कंपोनेंट्स है गाइस। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं अपने इस पोर्शन को रेंडर करने में, है ना, जहाँ पे हम काफ़ी सारी लिस्ट देख नोटिस करोगे हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। तो वैसे आप क्या देख सकते हैं कि ऐप जेएस जो है हमारा ऐप कंपोनेंट है वो सबसे पहले लोड होता है। उसी के अंदर हमने और दूसरे कंपोनेंट्स को लोड किया है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि एग्जाम्पल 2 हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास प्रॉप्स आ रही है। तो राइट साइड में देखोगे प्रॉप्स हैं, जैसे कि हेडिंग प्रॉप्स है, लिस्ट डेटा प्रॉप्स है, और इसी चीज़ को हम आगे पास कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर, ठीक है, हेडिंग और लिस्ट को, है ना। और यहाँ पर एक और प्रॉप है जो कि हम कुछ भी सेट नहीं कर रहे उसमें, है ना। ठीक है, न्यू एंट्री। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि जैसे दूसरे वाली हेडिंग में हमारे पास क्या डेटा है। पहले वाली हेडिंग में हमारे पास हेडिंग 1 और कुछ आइटम्स हैं, दूसरे वाले में हमारे पास हेडिंग 2 और कुछ आइटम्स हैं। फिर ठीक है, ऐप प्रोटेक्शन हमने एक कंपोनेंट्स लगाया था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा ऐप प्रोटेक्शन, और ये मैंने बेसिकली लगाया था आपके एग्जाम्पल 2 के ऊपर। मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐप प्रोटेक्शन हटा दूँ और यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ डेटा को पास करूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी ये एम्प्टी है। मैंने एक यहाँ पे
चेक लगा हुआ है ताकि अगर कोई भी जो अपना लिस्ट एम्प्टी जाए, मतलब यहाँ पे अगर कोई डेटा ना हो, तो मैं लेट्स से यहाँ पर कोई डेटा डालता हूँ आइटम 3। अब नोटिस करोगे आइटम 3 आ गया। तो गाइज यहाँ पर फिर से हमारा लिस्ट कंपोनेंट जो है कि रेंडर हुआ है ना। और मैं अगर इसको हटा दूँ, है ना, तो आपको यहाँ पर लिस्ट कंपोनेंट देखने को नहीं मिलता है। तो गाइज इस तरीके से आप चीज़ों को फ्लो करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर खाली एक आइटम आया है, ठीक है। अब ये हमारे केस में तो छोटे से कंपोनेंट से आपको इजीली देख पा रहे हो सकता है कि आप एक बड़े से कंपोनेंट में जहाँ पर छोटे छोटे बहुत कंपोनेंट है, तो वहाँ पर डेटा फ्लो कैसे हो रहा है आपको जनरली नहीं देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर ओके। सो अब बात करते हैं गाइज, अगर हमें यहाँ पे कोई यूज़ इफेक्ट यूज़ हो रहा होता है तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्विकली एक यूज़ इफेक्ट एक यूज़ कर लेते हैं, है ना, और इसको हम रन करेंगे जस्ट 1 टाइम जब ये रेंडर हो रहा होगा। और इसको बोलेंगे console.log हेल्प, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं रेंडर कर लेते हैं इसको गाइज। तो हम लोगों ने ये रेंडर किया था अपने example2 के अंदर। तो example2 पे जाते हैं गाइज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक हुक को यूज़ किया है, ठीक है। ये वाला हुक 1। तो यूज़ इफेक्ट अगर मल्टीपल है आपके तो वो भी आप देख सकते हैं किसके अंदर कौन कौन से यूज़ इफेक्ट है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट यूज़ करता हूँ help2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब हम example2 को सेलेक्ट करते हैं तो 2 यूज़ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर और भी इस तरीके के हुक आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो यहाँ पे हुक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पता लग जाएगा इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर हम कौन कौन से हुक्स यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉप्स पास कर रहे हैं। और स्टेट के बारे में भी अगर आपको जानना है कि कहाँ कहाँ पे हम स्टेट यूज़ करें तो वो भी पता लग जाएगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर example2 के अंदर कोई स्टेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट हम आगे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हम कोई स्टेट यूज़ नहीं करें। तो अगर हमको स्टेट यूज़ करना होगा इस, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कर लेते हैं और पता लग जाएगा कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। लेट्स से काउंट सेट काउंट यूज़ स्टेट। तो गाइस अगर आप यूज़ स्टेट यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे मैं 0 काउंट कर लेता हूँ इसकी, और ये सेट काउंट को बेसिकली इस बार में करता हूँ अपडेट, ठीक है, सेट काउंट बाय 2, और मैं बोलता हूँ काउंट +4, ठीक है। तो आप क्या नोटिस करोगे गाइस, पहले वाले में हमारे पास example2 के अंदर आप नोटिस करोगे यहाँ पर स्टेट भी आ गए गाइस। तो ये भी आप यहीं पर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये भी एक हुक ही है गाइस, है ना, यूज स्टेट। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे स्टेट की वैल्यू जो हमारी अपडेट हो गई है आफ्टर सम सेकेंड्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं ना। स्टेट की वैल्यू मिल गई आपको, यूज़ इफेक्ट देखने को मिल गया कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में हमने कितने यूज़ इफेक्ट और स्टेट की वैल्यू क्या आपको देखने को मिल गई, प्रॉप्स की वैल्यू देखने को मिल गई है, ठीक है। तो ये प्रॉप्स अभी के डेट में कुछ पास नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेट में पास कर दूँ नेम इक्वल्स राम, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, मेरे को यहाँ पे एक प्रॉप आ गई है, ठीक है, जिसकी वैल्यू नेम इक्वल टू राम है। अब इस तरीके से गाइज डेव टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप इन सब चीज़ों को अगर आपको समझना हो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट तो आप इजीली आकर समझ सकते हैं, है ना। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है गाइज, है ना। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे होती है प्रोफाइलर। तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमको अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। तो लेट्स से मैं इसको रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। ये बेसिकली क्या करेगा कि नोटिस करेगा कि ये सब कंपोनेंट्स कितना टाइम लेते हैं लोड होने में, और कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो आप उसको अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं किया गाइज, इट विल टेक सम टाइम गाइज, बिकॉज होता क्या है कि आपके पास बड़ी सी एप्लीकेशन होती है या छोटी सी भी होती है, तो ये बेसिकली रिकॉर्ड होने में थोड़ा टाइम लेता है गाइज। प्रोफाइलिंग इज़ इन प्रोग्रेस। तो हमेशा प्रोफाइलिंग थोड़ा टाइम ही लेती है क्योंकि वो हर एक कंपोनेंट को रेंडर करके एनालाइज करती है, तो थोड़ा टाइम लेती है। जब भी आप प्रोफाइलिंग पे काम कर रहे होंगे तो आपको पेशेंस होना चाहिए कि आप उसका वेट करें कंप्लीट होने का, है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर आप आप देखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप प्रोफाइलिंग यूज़ नहीं भी करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हाईलाइट अपडेट जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा। मतलब अगर अगर बेसिकली कुछ भी यहाँ पे चेंज हो रहा है तो उसको हाईलाइट करेगा। तो उसके लिए अगर आपको
कुछ बेसिक सा सेटअप करना पड़े तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर काउंट को दिखा देता हूँ, जो कि हमने अभी के अभी बनाया, ठीक है। और मैं ऑन क्लिक बटन पे ऐड काउंट ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पर अपना जो सेट काउंट है ना गाइस उसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट और मैं बोलूँगा सेट काउंट और काउंट +1 कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस अब आप नोटिस करोगे जब भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आप नोटिस करोगे जो भी कंपोनेंट्स हमारे रेंडर हो रहे थे आप नोटिस कर सकते हो। तो ये गाइस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है कि जब आप को पता करना हो कि मैंने जो चेंज किया उसकी वजह से क्या सारे कंपोनेंट तो नहीं रीलोड हो रहे। तो सोच के देखो अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं किसी पेज के अंदर और वो एक साथ लोड हो रहे हो तो परफॉर्मेंस का इशू आ जाता है गाइस। तो इसलिए ये वाला जो मैंने अभी सेटिंग करके दिखाई आपको, जो कि आप दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाओगे और हाईलाइट अपडेट व्हेन कंपोनेंट रेंडर, तो अगर आप इसको चूज़ कर लेते हैं ये यूज़ में आता है गाइस। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं कि ओके मैं ये जब क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे रेंडर आप सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे री रेंडर होते हैं बेसिकली। अगर आप इसको ऑनेबल नहीं करते तो बेसिकली आपको नोटिस में आता ही नहीं है कि ये री रेंडर। और आपको ये पता ही है गाइस रिएक्ट में जब भी आप यहाँ पर कुछ कर रहे हैं ये पूरा सेक्शन री रेंडर होता है, क्योंकि दैट इज़ द नेचर ऑफ रिएक्ट, राइट। अगर आप कुछ भी चेंज करें तो वो रीलोड करता है सारे की सारी चीज़ों को। आप इसको बेसिकली ठीक कर सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक के बारे में बात करेंगे, कैसे आप इन चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं रीरेंडरिंग। तो वो सब हम करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे हम लोग डेव टूल और रिएक्ट का डेव टूल का इस्तेमाल करते हैं गाइस अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। और ये वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है गाइस आपके लिए, और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब टूल काम कैसे करते हैं और कैसे आपको ये हेल्प कर देते हैं गाइस जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं वेब एप्लीकेशन का या वेबसाइट्स का। सो गाइस ये वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ तो नॉलेज गेन हुई होगी डेव टूल के बारे में, ठीक है। तो गाइज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और वीडियो मिस नहीं हो गाइज़। ठीक है, ओवर एंड आउट, कीप कोडिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।